अनिका को जब ऐसा लगा कि उस रिकॉर्डिंग में उसने कोई खास बात नोटिस की थी, तब वो ध्यान से उस रिकॉर्डिंग को वापस सुनना चाहती थी। मगर तभी अनिका के फोन की रिंग बजने लगी। अनिका ने इरिटेट होकर अपने फोन स्क्रीन की ओर देखा। अनिका ये देखकर चौंक गई कि रोहित की माँ आयशा मारवा उसे कॉल कर रही थी। आयशा का स्वभाव काफी सॉफ्ट रहा था और अनिका के साथ आयशा के संबंध भी काफी अच्छे रहे थे, इसलिए अनिका उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहती थी। अनिका ने जब कॉल रिसीव किया तब आयशा की बड़ी ही सॉफ्ट और जेंटल आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। आयशा ने अनिका से कहा, मैं अभी रोहित के घर जा रही हूँ, क्या तुम भी मुझे वहाँ मिलोगी? अनिका वैसे भी कुछ देर के लिए घर जाने ही वाली थी, इसलिए अनिका ने आयशा से कहा, हाँ मैं भी अभी कुछ देर में वहीं पहुंचूंगी। ये कहने के बाद अनिका ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपना मोबाइल पैसेंजर सीट पर रख दिया। जब अनिका की कार रोहित के विला के अंदर दाखिल हुई तब वहां पहले से आयशा मारवा की गाड़ी पहुंच चुकी थी। आयशा अपनी कार से धीरे से उतरकर विला की ओर जा रही थी। अनिका ने अपनी कार ठीक उनकी गाड़ी के पीछे पार्क की और अपनी कार से उतरकर आयशा की ओर चलकर जाने लगी। आयशा ने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और गले में सफेद रंग की माला। इतनी सादे पोशाक में भी कोई इतना खूबसूरत लगता था, ये बात तो कभी अनिका ने सपने में भी नहीं सोची थी। आयशा उम्र में लगभग 50 साल की थी, मगर उनका रूप रंग देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि उनकी उम्र 35 साल से ज्यादा थी। अनिका पिछले कई घंटों से काफी टेंस थी, मगर आयशा का शांत और खूबसूरत चेहरा देखकर अनिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अनिका ने आयशा के बिल्कुल पास जाकर उनके सामने बड़े ही रिस्पेक्ट से खड़े होते हुए पूछा, आप यहाँ? वैसे मुझे खुशी है कि आपने यहाँ आने का फैसला किया। आयशा ने भी अनिका की इस बात का मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कैसे ना आती, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी जो सुनाई है। बेशक कल बर्थडे के सेलिब्रेशन में मैं शामिल नहीं हो सकी, मगर बच्चों को आशीर्वाद देने का मौका मैं कैसे खो सकती थी। आज मैं बच्चों से मिलने आई हूँ। अनिका ने इस बात का स्वागत करते हुए आयशा को अंदर आने का इशारा किया। आयशा की चाल ढाल, उनकी बात करने का तरीका देखकर यही कहा जा सकता था कि वो किसी रियासत की रानी थी। जैसे ही आयशा रोहित के विला के लिविंग रूम में दाखिल हुई, आयशा की नजर नन्ही से आर्यन और रिया पर पड़ी। दोनों ने जब अपनी दादी माँ को देखा तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आर्यन और रिया दोनों ही अपने हाथ हवा में लहराते हुए आयशा मारवा की ओर दौड़कर चले आए। रिया ने आयशा मारवा की ओर देखकर आवाज लगाई, दादी माँ, आप कल हमारे लिए गिफ्ट नहीं लेकर आई। क्या आप जानती हैं कि मुझे कितना बुरा लगा? अब तक आयशा रिया की सभी चालाकियों को अच्छी तरह पहचान चुकी थी। आयशा मारवा ने अपने साथ आए नौकर के हाथ से एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स लेकर रिया के हाथ में थमा दिया और उसके बाद दूसरा गिफ्ट बॉक्स आर्यन के हाथ में थमा दिया। गिफ्ट की ओर देखकर रिया के चेहरे की मुस्कान और भी बढ़ गई। रिया ने गिफ्ट बॉक्स अपने बगल में रखकर आयशा के सामने अपनी बाहें फैला दी। आयशा ने भी बड़े ही प्यार से रिया को अपनी बाहों में भर लिया। रिया को अपनी गोद में उठाकर आयशा ने रिया को गालों पर चूम लिया। रिया ने भी बदले में आयशा को एक रिटर्न किस दे दी, जो देखकर अनिका और आयशा दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रिया ने आयशा की ओर देखकर कहा, वाह, आप कितनी खूबसूरत लग रही हो। मैं आज तक जितनी भी आंटी से मिली हूँ, आप उनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। अब मैं समझी कि मैं खुद इतनी खूबसूरत क्यों, क्योंकि मेरी दादी माँ इतनी खूबसूरत है। आयशा अब तक अच्छी तरह जान चुकी थी कि रिया को लोगों को रिझाना कितना पसंद था। रिया के गालों पर हाथ फेरते हुए आयशा ने कहा, तुम्हारा रूप रंग तुम्हारी मम्मा की वजह से है। अगर वो इतनी खूबसूरत नहीं होती तो तुम इतनी प्यारी कैसे होती। रिया जानती थी कि अनिका भी ठीक आयशा के बगल में खड़ी थी और वो अपनी मम्मी को भी ऐसी बातों से रिझाना खूब जानती थी। इसलिए आयशा की बात में हामी भरते हुए रिया ने कहा, हाँ वो बात तो है दादी माँ, मेरी मम्मा है ही इतनी ब्यूटीफुल कि मम्मा के सारे बच्चे भी काफी ब्यूटीफुल पैदा हुए हैं। रिया की ऐसी बात सुनकर काफी देर बाद अनिका के चेहरे पर मुस्कान लौटी थी। दोनों बच्चों के साथ कुछ देर बात करने के बाद आयशा ने अनिका की ओर देखकर कहा, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? अनिका समझ गई थी कि एक दादी माँ होने के नाते वो पहली बार अपने पोते अलेक्जेंडर का मुंह देखना चाहती थी। अलेक्जेंडर ऊपर के कमरे में आराम कर रहा था। वैसे तो उसका बुखार अब काफी कंट्रोल में आ गया था,
मगर अलेक्जेंडर के लिए इस वक्त आराम करना बहुत जरूरी था। अनिका आयशा को लेकर फर्स्ट फ्लोर पर चली गई। अनिका ने बड़े ही ध्यान से अलेक्जेंडर के बेडरूम का दरवाजा खोला। आयशा ने बिस्तर पर लेटे अलेक्जेंडर को बड़े ही ध्यान से देखा। कमरे में लाइट्स काफी डिम रखी गई थी ताकि अलेक्जेंडर को सोने में कोई परेशानी ना हो, लेकिन कम रोशनी में भी आयशा को अलेक्जेंडर का चेहरा साफ नजर आ रहा था। अलेक्जेंडर काफी हद तक रोहित जैसा लगता था। अलेक्जेंडर का चेहरा देखकर आयशा को नन्हे रोहित की याद आने लगी। कुछ देर तक अलेक्जेंडर को यूं ही दरवाजे के पास खड़े रहकर देखने के बाद आयशा ने बड़ी धीमी आवाज में अनिका से कहा, दरवाजा बंद कर दो, कहीं मेरी नजर न लग जाए तुम्हारे बेटे को। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, आप जिसे नजर लगाना कहती हैं, मैं उसे आशीर्वाद समझती हूँ। अनिका की इस बात ने आयशा का दिल जीत लिया था, मगर अनिका ये भी जानती थी कि ज्यादा देर कमरे के बाहर खड़े रहने से अलेक्जेंडर की नींद में परेशानी हो सकती थी। इसलिए बड़े ही ध्यान से अनिका ने अलेक्जेंडर के कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही नन्हे से अलेक्जेंडर का चेहरा आयशा की आंखों से दूर हुआ, आयशा ने अपनी नजरें पीछे की ओर घुमाई। आयशा ये देखकर चौंक गई कि रोहित ठीक उसके सामने खड़ा था। पल भर में ही रोहित के बचपन के चेहरे को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए आयशा ने देखा था। ये कुछ पल ठीक वैसे ही थे जैसे पिछले कुछ साल आयशा मारवा के रोहित के बचपन और जवानी के बीच गुजरे थे। जब आयशा मारवा रोहित को छोड़कर गई थी, तब रोहित लगभग अलेक्जेंडर की उम्र का था और आज तो रोहित आयशा के सामने खड़ा था। वो मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का हेड, द बिजनेस टाइकून रोहित मारवा था। रोहित और आयशा के संबंध काफी खट्टे रहे थे। बचपन से लेकर आज तक रोहित अपनी माँ से ज्यादा मिला भी नहीं था और जितनी भी बार मिला था, आयशा ने हमेशा रोहित को अपने से दूर ही रखा था। आयशा के बर्ताव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आयशा को मन ही मन रोहित से काफी नफरत थी। जो औरत अपने बेटे से इतनी नफरत करती थी, वो औरत उसके घर आकर उसके पोते पोतियों को इतना प्यार क्यों दे रही थी? ये बात तो रोहित की समझ के बाहर थी। दोनों माँ बेटे कुछ देर तक एक दूसरे को यूं ही देखते रहे। दोनों में से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बात करें। कुछ देर यूं ही खामोश खड़े रहने के बाद आयशा ने रोहित से कहा, चलती हूँ, मैं तो बच्चों के जन्मदिन की बधाई देने आई थी, अब मुझे चलना चाहिए। रोहित भी जानता था कि माँ बेटे के बीच में बात करने का कोई जरिया बाकी नहीं रहा था। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी माँ के साथ आगे क्या बात करता। जो बचपन बिन माँ के रोहित ने गुजारा था, उसका हिसाब आयशा चाहकर भी नहीं चुका पाती। रोहित ने अपने मन में दबी नफरत को कभी अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया था, मगर रोहित ने अपने बिन माँ के बिताए हुए बचपन का सारा दोष अपनी माँ पर डाल रखा था और मन ही मन अपनी माँ को मुजरिम भी करार दे दिया था। आयशा धीरे धीरे स्टेयरकेस से उतरकर रोहित के विला से बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी। नीचे खड़े रिया और आर्यन के सर पर हाथ फेरने के बाद आयशा मेन डोर की ओर आगे बढ़ने लगी। रोहित और अनिका भी उनके पीछे पीछे धीमे कदमों से नीचे हॉल में आए। तभी अचानक एक नौकर दौड़ता हुआ अंदर आया। आयशा को रोहित के आगे खड़ा हुआ देखकर वो नौकर एक पल के लिए घबरा गया। वो नौकर रोहित से कुछ कहना चाहता था, मगर ऐसा लग रहा था कि आयशा को देखकर वो नौकर अपनी बात अपनी जुबान पर दबाए बैठा था। रोहित ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए उस नौकर से पूछा, क्या हुआ, इस तरह अंदर क्यों चले आए? नौकर जानता था कि अब किसी भी हालत में उसे अपने मालिक को अंदर आने का कारण बताना होगा। नौकर ने रोहित की ओर देखकर कहा, वो बड़े साहब आए हैं, उनके साथ वो भी हैं। नौकर अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहा था और रोहित नौकर की बात समझ नहीं पा रहा था। रोहित ने नौकर के पास आकर फिर से अपनी आवाज ऊंची करते हुए पूछा, किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन आया है? इससे पहले कि नौकर कोई जवाब दे पाता, बाहर से किसी के शोर मचाने की आवाज आने लगी। देखते ही देखते वो आवाज रोहित और अनिका के और करीब आने लगी। मेन गेट से अंदर आ रहे आदमी को देखकर रोहित चौंक गया। रोहित के सामने जो इंसान खड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि रोहित के पापा हंसराज मारवा थे। हंसराज मारवा की उम्र 50 से 55 साल रही होगी, मगर उनके शरीर की फिटनेस और अपने आप को कैरी करने का तरीका काफी एलिगेंट था।
वो आज भी उतने ही स्मार्ट और हैंडसम लगते थे जितने कि आज से 30 साल पहले, मगर उनकी आंखों में आज भी वही जुनून नजर आ रहा था जो आज से 30 साल पहले नजर आता था। हंसराज मारवा ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं भी देखता हूँ कौन है वो जो मुझे इस घर में आने से रोकता है। रोहित के साथ बात करते हुए अचानक ही हंसराज की नजर रोहित के सामने खड़ी आयशा पर पड़ी। आयशा को देखते ही हंसराज के चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक ही उनका गुस्सा शांत हो गया था और उनके गुस्से की जगह उनके चेहरे पर अब काफी एटीट्यूड नजर आने लगा था। अपने कोट के बटन सीधे करते हुए अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डालकर हंसराज ने आयशा की ओर देखकर कहा, अब मैं समझा कि मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया जा रहा था। लगता है मेरे खिलाफ माँ अपने बेटे को भड़का रही है। अरे सालों बीत गए, माँ बेटे के बीच में कभी कुछ नहीं बोला तो अब क्या बोलूंगा। तुम्हें अपनी जिंदगी मुबारक, मगर मेरी जिंदगी से जुड़े कुछ अधिकार हैं जो तुम मुझसे कभी नहीं छीन सकती। हंसराज को ऐसा लग रहा था जैसे आयशा और रोहित अक्सर एक दूसरे से मिला करते थे और उन दोनों के बीच में काफी अच्छी रिलेशंस थी। रोहित भी किसी बात का खुलासा हंसराज के सामने नहीं करना चाहता था। रोहित ने बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ हंसराज से बड़े ही धीमी आवाज में पूछा, बताइए डैडी, आप अचानक यहाँ कैसे? तभी अचानक हंसराज के पीछे एक 45 से 50 साल की औरत घर में दाखिल हुई। दिखने में वो भी काफी एलिगेंट थी। यूं कहा जा सकता था कि आयशा और उस औरत की हर बात काफी सिमिलर थी। बस अगर दोनों के बीच कोई फर्क था तो वो ये था कि बिना गहनों के भी आयशा किसी रियासत की महारानी से कम नहीं लगती थी और वो औरत जो गहनों से लदी हुई थी वो खूबसूरती में आयशा से कुछ नंबर कम ही थी। हंसराज और उस औरत जिसका नाम था देविका, उन दोनों को आयशा ने कम से कम 20 साल बाद फिर से देखा था। मगर एक औरत होने के नाते आयशा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इससे पहले कि वो इमोशनली टूट जाए, आयशा ने अनिका की ओर देखकर कहा, अब चलो मैं चलती हूँ, तीनों बच्चों का ख्याल अब तुम्हें ही रखना होगा। ये कहने के बाद जैसे ही आयशा अपने कदम घर से बाहर की ओर बढ़ाने लगी, अचानक उनके कानों पर एक आवाज पड़ी, रुक जाइए।